हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन को डिस्कस करेंगे बेटा। चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए एक धागा है, उससे आपने एक बॉल को अटैच किया और ये धागे का एंड फिक्स है और आप धागे को कुछ इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो बॉल भी ऐसे घूमेगी बेटा। क्लियर है? तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इस बॉल पर क्या फोर्स लग रहा है जो कि उसको मजबूर कर रहा है कि आपको इस पाथ में रहना है। तो आपका आंसर होगा सर इस धागे में एक तनाव है, टेंशन है, वो फोर्स मुझे मजबूर कर रहा है, मतलब बॉल को मजबूर कर रहा है कि उसे इस पाथ पे रहना है। चलिए, मैं आपके आंसर से सेटिस्फाई हूँ। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये सन है और ये अर्थ है और आपको पता है अर्थ भी सन के चारों ओर क्या काटती है, चक्कर काटती है। तो यहाँ तो कोई धागा नहीं है बेटा, तो फिर इसको कौन सा फोर्स मजबूर कर रहा है अर्थ को कि इसको सन के चारों ओर चक्कर काटना है। ठीक है, तो यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा। तो अर्थ के ऊपर सन के द्वारा एक फोर्स लगाया गया है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सन। जिसके ऊपर लगाया जाएगा उसको पहले लिखूंगा, जो लगाएगा उसको बाद में लिखूंगा। ठीक है कि नहीं बात आपको? नंबर 2 बात, अब क्योंकि सन ने अर्थ के ऊपर लगाया है तो अर्थ भी सन के ऊपर लगाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स का थर्ड लॉ आ जाएगा, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। ठीक है कि नहीं बात आपको पता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगेगी। तो अपोजिट मतलब ये इस तरफ है तो इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? सेम होगा। दिस इज फोर्स ऑन सन ड्यू टू अर्थ। ठीक है, तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं दोनों बॉडी पर, इस सन पर भी और अर्थ पर भी। क्लियर है बात आपको? अब ग्रेविटेशनल फोर्स को आप कुछ जो उसकी क्वालिटी है वो आप यहीं से पता कर सकते हैं। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कॉन्टैक्टलेस फोर्स है। क्या इन दोनों बॉडी के बीच में कोई कॉन्टैक्ट हुआ? नहीं हुआ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में लिख सकता है, चाहे वो कॉन्टैक्ट में हो चाहे वो कॉन्टैक्ट में ना हो। मैं और आप एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं क्योंकि हम अभी कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, लेकिन हम एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। दूसरा, ये फोर्स का नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव है। ये दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। ठीक है, तो पहली बात ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर लिख सकते हैं आप कि कॉन्टैक्टलेस है, ये कॉन्टैक्ट लेस फोर्स है। क्लियर है बात? दूसरी बात, ये अट्रैक्टिव इन नेचर है। हाँ के ना? अट्रैक्टिव इन नेचर। क्लियर है बात आपको? ठीक है, तीसरी बात, अभी अगर मान लो इनके बीच में एयर है, कल को आप पानी भी डाल दो तो फोर्स की वैल्यू बदलने वाली नहीं है। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। ठीक है कि नहीं बात आपको? मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ, नोट्स आपके पास हैं, जस्ट मेरा आपको आइडिया देना है कि चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये कॉन्टैक्टलेस फोर्स है, अट्रैक्टिव इन नेचर है और नॉट डिपेंड अपॉन दी मीडियम है। क्लियर हो रही है बात? अब ये तो इसकी क्वालिटी पता चली, इसकी वैल्यू कितनी है उसके लिए काम किसने किया था? न्यूटन भाई साहब ने। ठीक है, न्यूटन भाई साहब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये पता लगाया कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों बॉडीज़ के मास के, m1 के और m2 के। ठीक है, दूसरी बात, उसने ये भी पता किया जो ये फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के सेंटर की बीच की दूरी के स्क्वायर की। दोबारा सुनो, इन दोनों की बीच की दूरी आपको सेंटर टू सेंटर लेनी है पहले तो, और उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इन तीनों को कंबाइन करता हूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास? m1 m2 बाय डी स्क्वायर। और आपको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट। तो क्या आ जाएगा? g m1 m2 बाय डी स्क्वायर। क्लियर है बात? दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है बात? एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर है बात आपको? तो इस g की अगर मैं यूनिट निकालूं, देखो g को तो रखो इधर और बाकी सारे सामान को उधर ले जाओ, f d स्क्वायर बाय m1 m2। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात? आप अगर यूनिट की बात करें तो न्यूटन आएगी, d दूरी है तो मीटर स्क्वायर होगा और ये भी मास दोनों kg में मापे जाएंगे तो kg स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और इस g की वैल्यू आपको याद रखनी है, कितनी होती है? 6.6 इंटू 10 की पावर -11 और यूनिट आपकी आ गई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही आप लोगों को बात? ठीक है, अब आप देखिए इसकी एप्लीकेशन पार्ट। अब आपको पता लग गया होगा बेटा कि जो अर्थ है
वो सन के चारों ओर चक्कर काटती है। अर्थ क्या सभी प्लैनेट चक्कर काटते हैं, वो किस वजह से काटते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से काटते हैं। इसी तरीके से अर्थ के चारों ओर चक्कर कौन काटता है? मून काटता है। क्लियर है? ये भी किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। देखो अर्थ के ऊपर आप हो, ठीक है, मान लो यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो आप, ठीक है, तो अर्थ आपको क्या कर रही है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और इसी वजह से आप अर्थ की सरफेस पर रुके हुए हो, वरना तो आप आकाशगंगा में गिर जाते। तो अर्थ की वजह से ही हम सरफेस पर क्या है? बाइंड है। क्लियर है? अब आप देखो कि जब पूर्णिमा होती है तो आपको देखा होगा आपने कि जो समुद्री लहरें हैं वो ऊपर तक उठती हैं। क्लियर है बात? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऊपर की तरफ क्या होती हैं? अट्रैक्ट होती है। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? तो ये बहुत सारी एप्लीकेशन है, आप अपनी बुक से इसको पढ़ सकते हो। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ कि दो बॉडीज़ का मास दे दूँ, और देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Gm1m2/d²। दो बॉडीज़ का मास दे दूँ, उनके बीच की दूरी दे दूँ, g की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। तो क्या आप उन दोनों के बीच में फोर्स बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो यार? क्लियर है? चलिए।